युद्धपोत अचानक से ये पहुंच गए हैं बांग्लादेश। और बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह क्यों पहुंचे हैं, जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। तो वहीं दूसरी तरफ शेख हसीना ने भी एक बयान दिया है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बांग्लादेश के इतिहास को मिटाओ मत, आग से मत खेलो। भारत में रह रही बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस को कड़ी चेतावनी दी है। शेख हसीना ने रविवार को मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर जमकर निशाना साधा। शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस को स्वार्थी ऋणदाता करार दिया, जिन्होंने सत्ता को अपनी प्यास बुझाने के लिए विदेशी खिलाड़ियों के साथ मिलकर देश के पतन की साजिश रची है। 8 मिनट के वर्चुअल संबोधन में शेख हसीना ने अबू सईद की हत्या पर भी शक जताया, जो एक प्रदर्शनकारी छात्र था, जिसकी मौत के बाद छात्रों का आंदोलन हिंसक हो गया था। पिछले साल अगस्त में हिंसक प्रदर्शन के बाद बांग्लादेश से भागकर भारत आने वाली शेख हसीना ने कुछ दिन पहले बांग्लादेश वापस लौटने की कसम खाई थी। उन्होंने कहा था कि यही कारण है कि अल्लाह ने उन्हें जिंदा रखा है। रविवार को एक बार फिर से अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए उन्होंने मोहम्मद यूनुस पर बांग्लादेश के इतिहास को मिटाने का आरोप लगाया। शेख हसीना का आरोप है कि मोहम्मद यूनुस स्वतंत्रता संग्राम में अवामी लीग के योगदान से जुड़े इतिहास को खास तौर पर मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस को चेतावनी देते हुए कहा है कि बांग्लादेश की स्वतंत्रता आंदोलन के सभी निशान मिटाए जा रहे हैं, मुक्ति योद्धाओं का अपमान किया जा रहा है। हमने उनकी यादों को जीवित रखने के लिए सभी जिलों में मुक्ति योद्धा परिसर बनाए थे, लेकिन उन्हें जला दिया जा रहा है। डॉक्टर यूनुस इसे सही ठहरा पाएंगे क्या? उन्होंने मुख्य सलाहकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आप आग से खेलेंगे तो ये आपको भी जला देगी। शेख हसीना समर्थकों को संबोधित करते हुए काफी आक्रामक दिख रही थी और मोहम्मद यूनुस को सख्त चेतावनी दे रही थी। देश से भागने के करीब 7 महीने के बाद शेख हसीना ने एक बार फिर से अपनी सरकार के पतन के पीछे विदेशी ताकतों को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि वो ताकतें बांग्लादेश को नष्ट करना चाहती हैं। आपको बता दूं, मोहम्मद यूनुस ने सालों पहले बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक के तर्ज पर बैंक खोला था, जिसकी इजाजत शेख हसीना ने दी थी, लेकिन आरोप है कि मोहम्मद यूनुस ने उसमें भारी घोटाला किया। मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश में सूदखोर साहूकार कहा जाता है। अपने ग्रामीण बैंक के जरिए मोहम्मद यूनुस ने काफी उच्च दर पर लोन बांटे, जिसे चुकाने में ज्यादातर लोग नाकाम हो गए। हालांकि इसे ही आधार बनाकर अमेरिका के कहने पर उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। शेख हसीना का आक्रामक बयान उस वक्त आया है जब मोहम्मद यूनुस के खिलाफ भी गुस्सा बढ़ने लगा है। आरोप लग रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस का इरादा इलेक्शन करवाने का नहीं है, बल्कि लंबे समय तक अपने हाथों में सत्ता रखने का है। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की पहचान को खत्म कर रहे हैं और इस्लामिक ताकतें देश में हावी हो चुकी हैं। खैर, अब जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, इसी बीच देखने को मिल रहा है कि अचानक से रूस के नेवी के 3 जहाज रविवार को बांग्लादेश की चटगांव बंदरगाह पहुंचे हैं। बांग्लादेशी आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमा ने हाल ही में रूस का दौरा किया था। उनकी मॉस्को यात्रा के 1 हफ्ते से भी कम समय में रूसी नौसेना के युद्धपोत चटगांव पहुंचे हैं। ये इसलिए खास है क्योंकि अभी तक बांग्लादेश की अंतरिम सरकार सेना का झुकाव पूरी तरह चीन की तरफ दिख रहा था। रूसी नेवी के जहाजों के चटगांव आने से पता चलता है कि बांग्लादेशी सेना चीन से आगे बढ़ती हुई बड़ी ताकतों के साथ संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। चटगांव बंदरगाह पहुंचे रूसी जहाज रेजकी, हीरो ऑफ द रशियन फेडरेशन, अल्दार और पेचेंगा है। इन जहाजों ने 4 दिनों के लिए बांग्लादेश की समुद्री सीमा में एंट्री ली है। चटगांव पहुंचने पर बांग्लादेश नौसेना के जहाज बीएनएस खालिद बिन वालिद ने रूसी युद्धपोतों का स्वागत किया और एक्सपर्ट का मानना है कि यह बांग्लादेश का चीन पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए सैन्य साझेदारी में विविधता लाने का प्रयास है। दूसरी ओर रूस की सेना की म्यांमार में पहले ही उपस्थिति है, वह बांग्लादेश में व्यापक उपस्थिति तलाश रही है। इससे उसका पूरे क्षेत्र में प्रभाव बढ़ेगा। बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकारुज्जमा पिछले सप्ताह रूस की 4 दिवसीय यात्रा पे गए थे। उनकी यात्रा बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के हेड मोहम्मद यूनुस की चीन यात्रा के तुरंत बाद हुई है। उन्होंने मॉस्को में सरकार के मंत्रियों के साथ साथ सैन्य नेतृत्व दोनों के साथ भी बैठकें की है। इस दौरान जमा ने मॉस्को और दूसरे रूसी शहरों में हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों का दौरा भी किया है। बांग्लादेश की सेना इस समय चीनी रक्षा उपकरणों पर बहुत ज्यादा निर्भर है और विशेषज्ञों का कहना है कि बांग्लादेश अपनी सैन्य साझेदारी को बढ़ाना चाहता है। वो पूरी तरीके से चाइना पर निर्भर नहीं रहना चाहता है। ये जो बदलाव है ना, ये बदलाव बहुत सारी चीजों को रेखांकित करता है। ये युद्धपोत 4 दिन की सद्भावना यात्रा के लिए चटगांव में रुके हैं। 16 अप्रैल 2025 को समाप्त होगी। ये यात्रा जनरल वकारुज्जमान
पाकिस्तान के मॉस्को के 4 दिन के दौरे के तुरंत बाद हुई है, जहां उन्होंने रूसी अधिकारियों, जिसमें उप रक्षा मंत्री कर्नल जनरल अलेक्जेंडर फोमिन शामिल थे, उनके साथ सैन्य सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दोनों देश की सेनाओं और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने में पारस्परिक रुचि पर प्रकाश डाला। इस यात्रा का समय और प्रकृति बांग्लादेश के अपने रक्षा साझेदारियों को विविधता देने के इरादे को दिखलाता है, खासकर क्योंकि यह अपनी सेना में चीनी मूल के उपकरणों पर निर्भरता को कम करना चाहते हैं। युद्धपोतों का आगमन रूस के लिए दक्षिण एशिया में अपने प्रभाव को बढ़ाने का एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है, जहां उसका बांग्लादेश के साथ रक्षा संबंध भारत जैसे पड़ोसियों की तुलना में ऐतिहासिक रूप से सीमित रहा है। इस घटनाक्रम ने चीन में चिंता पैदा कर दी है, जो बांग्लादेश को सैन्य हार्डवेयर का प्रमुख आपूर्ति करता है। ये यात्रा बांग्लादेश के प्रमुख शक्तियों के साथ संतुलित करने का एक नाजुक प्रयास है। चीन एक प्रमुख साझेदार रहा है, जो बांग्लादेश की सेना को फ्रिगेट, पनडुब्बियां, उपकरण प्रदान करता है। भारत एक करीबी पड़ोसी है, रूस के साथ संबंधों को सावधानी से देखता है, खासकर मॉस्को के चीन और पाकिस्तान के साथ बढ़ते गठबंधन को। फिर भी भारत बांग्लादेश के साथ सैन्य सहयोग को बरकरार रखता है। रूस पश्चिमी प्रभाव का मुकाबला करने और एशिया में अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहता है। युद्धपोतों की यात्रा उच्च स्तरीय सैन्य वार्ताओं के साथ ये अपने आप में बता रहा है कि चीजें यहाँ थोड़ी अलग है। बांग्लादेश ने राजनीतिक उथल पुथल का सामना किया है, तख्तापलट की संभावनाएं भी बताई गई। ये यात्रा केवल औपचारिक नहीं है, ये बांग्लादेश की रक्षा संबंधों को विविधता देने की बात कही गई है। भारतीय नौसेना का पहले भी दौरा रहा है और 1971 में ये चीज हो चुकी है। 1971 में तनाव बढ़ने पर अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाने के लिए अपने यूएसएस एंटरप्राइज के नेतृत्व में टास्क फोर्स 74 को बंगाल की खाड़ी में तैनात किया था। इस कदम का उद्देश्य भारत को पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना को पूरी तरीके से हराने से रोकना था। सोवियत संघ ने 1971 के भारत सोवियत शांति, मैत्री और सहयोग संधि से बाध्य व्लादिवोस्तोक से क्रूजर, डिस्ट्रॉयर और पनडुब्बी हिंद महासागर में भेजा था। इस बल ने अमेरिकी बेड़े को पीछा किया, जिससे अमेरिकी नौसैनिक दबाव प्रभावी रूप से कम हो गया। सोवियत नौसैनिक उपस्थिति ने भारत को आश्वस्त किया कि उसकी दृढ़ता को मजबूत किया और बांग्लादेश की मुक्ति में निर्णायक रोल अपनाया। अब रक्षा विविधीकरण, क्षेत्रीय तनाव भी बहुत बड़ी चीज है जो इस वक्त चल रहा है। रूस का दक्षिण एशिया अभियान, बांग्लादेश के साथ मॉस्को का जुड़ाव भारत और पाकिस्तान के साथ उसके संबंधों को पूरक बनाता है। बंगाल की खाड़ी तेजी से विवादित हो रही है, जिसमें चीन की बेल्ट एंड रोड पहल और भारत की एक्ट ईस्ट नीति का संगम हो रहा है। हालांकि ये यात्रा रूस बांग्लादेश संबंधों को मजबूत करती है, लेकिन बड़े रणनीतिक बदलाव की धारणा पर सवाल उठाना। बंगाल की खाड़ी तेजी से विवादित हो रही है, जिसमें चीन की BRI और भारत की एक्ट ईस्ट नीति का संगम हो रहा है। रूसी नौसैनिक उपस्थिति इस गतिशीलता में एक और आयाम को जोड़ता है। हालांकि ये यात्रा रूस बांग्लादेश संबंधों को मजबूत करती है, लेकिन बड़े रणनीतिक बदलाव की धारणा पर सवाल उठाना उचित है। बांग्लादेश की सेना चीनी प्रणालियों के साथ गहराई से एकीकृत है और रूस की ओर से झुकाव, महत्वपूर्ण निवेश और समय की आवश्यकता होगी। इसके अलावा यूक्रेन संघर्ष, पश्चिमी प्रतिबंधों को देखते हुए बांग्लादेश में चीन की आर्थिक उदारता के साथ प्रतिस्पर्धा करने की रूस की क्षमता सीमित है। ये यात्रा परिवर्तन से अधिक प्रतीकात्मक हो सकती है, जिसका उद्देश्य विकल्पों का संकेत देना है, न कि नई गठबंधन की प्रतिबद्धता। जनरल वकारुज्जमान के मॉस्को दौरे के बाद 3 रूसी युद्धपोतों का चटगांव में आगमन बांग्लादेश की विकसित रक्षा रणनीति और दक्षिण एशिया में रूस की महत्वाकांक्षा को भी दिखलाता है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।